अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। टॉपिक नंबर 1 जो चल रहा है, टॉपिक नंबर 1 की सब हेडिंग्स में आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हमने आज के लेक्चर में एआई एल्गोरिदम के ठीक है, एआई एल्गोरिदम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। आपके सामने मैंने कुछ एडवांटेजेस के जो बोल्ड पॉइंट्स हैं उनको लिख दिया है। अभी मैं सब पॉइंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने लग करूँगी। लेकिन आपको एआई के एल्गोरिदम के इन एडवांटेजेस को बताने से पहले आपकी एक वर्ड है एआई एल्गोरिदम में जो सबसे चीज़ रॉन्ग जाती है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। देयर इज़ नो प्रॉपर ब्रेक डाउन ऑन हाउ द एआई एल्गोरिदम इज़ मेकिंग डिसीजन। आपकी बुक के पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई है, that line is there is no proper breakdown on how the AI algorithm is making decision। AI को प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि उसको कौन से एल्गोरिदम को लेके चलना है। स्टूडेंट्स, एआई के अंदर मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं। वो मल्टीपल एल्गोरिदम्स में मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। कोई एक एल्गोरिदम किसी एक स्पेसिफिक टास्क को नहीं सॉल्व करता, कोई एक एल्गोरिदम आपके मल्टीपल टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। तो एआई के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स कि वो किस तरीके से पता चलाए कि मैंने इस टास्क को कौन सा एल्गोरिदम असाइन करना है। बात दोबारा गौर से सुन लीजिएगा कि एआई के अंदर नो प्रॉपर ब्रेकडाउन मतलब एआई को फुली वो कैपेबल नहीं होती ये डिसाइड कर सके कि उसको इस किसी प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिदम प्रोवाइड करना है, कौन सा एल्गोरिदम भेजना है। ठीक है, उसके लिए डिसाइड करना, क्योंकि मैंने अभी आपसे बात कही है कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स एआई के पास होते हैं। ठीक है, लेकिन एआई को नहीं समटाइम्स डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, वो डिसीजन नहीं ले सकती कि उसको इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम भेजना है। और लेट्स सपोज अगर एआई उस टाइम पे कोई गलत एल्गोरिदम भेज देती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो एआई बहुत बड़ा लॉस करती है। अच्छा, अब एआई कैसे लॉस करेगी, मैं इस एग्जांपल को मैं आपको एक और बड़े इजी वे में बता दूं स्टूडेंट्स। जैसे इंग्लिश में ना किसी एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं नेल के। ठीक है, नेल्स, ये ह्यूमन नेल्स, नाखूनों की बात हो रही है। ठीक है, इस नेल की। इसी तरह एक और नेल होता है, नेल्स होते हैं जिसको आप कहते हैं कील। हैमर एंड कील होता है ना, कील। तो कील की इंग्लिश में क्या होती है, नेल। और एक और नेल क्या होता है आपका, नाखून। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ। मतलब ये दो वर्ड्स हैं, दोनों के सेम मीनिंग्स हैं लेकिन इनके मल्टीपल यूजेस हैं। ये नेल्स नाखूनों के लिए है और ये नेल हैमर के लिए है। अब एआई इन दोनों नेल्स को फाइंड आउट तो कर लेगा कि मुझे नेल्स किसी एक लेट्स सपोज किसी ये प्रॉब्लम में लगाना है, लेकिन एआई को ये नहीं पता चलेगा कि ये नेल किस लव्स को इंडिकेट कर रहा है या ये नेल किस वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए ये वर्ड उसके पास भेज देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, लेट्स सपोज LEAD लीड और LEAD लेड। ठीक है, एक लीड होती है, जैसे मैं किसी ग्रुप में किसी लीडर को बना दूँ और मैं कहूँ यू मे लीड दिस ग्रुप, आप इस ग्रुप को लीड करने वाले हैं। और एक इसी वर्ड का यही सेम स्पेलिंग है, दैट इज़ लेड। ये एक मेटल का नाम होता है। अब ये दोनों के स्पेलिंग्स चेंज है, इवन प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है, लेकिन एल्गोरिदम क्या करेगा, उसको नहीं आइडिया कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीड को भेजना है या लेड को भेजना है। तो एल्गोरिदम जब डिसाइड ही नहीं कर सकेगा कि उसको किस लव्स की प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए, वो तो क्योंकि उसके पास तो दोनों वर्ड्स पड़े हुए हैं, तो इट्स मीन उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा वर्ड्स में से, और वो रैंडमली किसी एक वर्ड को भेज देगा। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे आएगा सबसे बड़ा एआई का ड्रॉबैक। और एआई क्योंकि डिसाइड ही नहीं कर सकी, उसके पास डिसीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन एक्यूरेसी है एल्गोरिदम के अंदर।
वहाँ से ये कॉज क्या करेगा स्टूडेंट्स, बिजनेस कोलैप्स का, इवन डेथ ऑफ पेशेंट्स। अगर यही एआई एल्गोरिदम आप लॉन्च कर लेते हैं किसी, ये अभी डिसएडवांटेजेस में मैंने डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी अगर ये इस तरह का एरर आ जाता है, एआई अपना गलत आंसर देती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है, बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जेल में जा सकते हैं अगर एआई अपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को करेक्टली प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। अब कुछ ये एआई का उस पैराग्राफ का जो पूरा मीनिंग है कि देयर इज़ नो प्रॉपर ब्रेक डाउन ऑन हाउ द एआई एल्गोरिदम इज़ मेकिंग डिसीजन, तो वो ये वाली चीज़ है। अब यही बात आप माइंड में रखते हुए इन डिसएडवांटेजेस को मैं डिस्कस करने लगी हूँ। सबसे पहले एआई का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एआई एल्गोरिदम आर डेवलप्ड बाय ह्यूमंस हु कैन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस बायस इन देम। बायस का मतलब होता है स्टूडेंट, बायस कौन सा सिस्टम होता है जिसमें आपके पास रिजल्ट के या आंसर्स के ऑप्शंस होते हैं, और एआई के लिए उस रिज़ल्ट को लीड करना, उस रिज़ल्ट को फाइंड आउट करना बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सेम यही एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को आप ये कह सकते हैं, मतलब इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उस एआई को तब डिस्क्रिमिनेट करना, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अगर एआई वो काम नहीं कर सकती तो वो क्या करती है, एआई कॉजेज मैनी लॉसेस इन डिफरेंट फील्ड्स। सेकेंड, एआई एल्गोरिदम सेल्फ ड्राइविंग कार में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। ऐसी कार्स जो खुद से ड्राइव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, उनके अंदर एआई उस एल्गोरिदम इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया जाता है कि ड्राइवर की उन कारों को ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन एआई के लिए, क्योंकि मैंने अभी डिटेल में बताया कि डिसाइड करना प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सीडेंट कॉजेज़ होते हैं, और जब एक्सीडेंट कॉज होगा तो डेथ का कॉज करने का मेजर इशू बन जाएगा। थर्ड पॉइंट है एरर इन हेल्थ केयर सिस्टम। सेम वही सिनेरियो है कि अगर एआई एल्गोरिदम हेल्थ केयर सिस्टम को एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करेगी या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स को गलत मेडिसिन्स रेकमेंड होंगी डॉक्टर्स की तरफ से, और जब गलत मेडिसिन्स रेकमेंड होंगी तो ऑब्वियस बात है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हैं, इवन कॉज ऑफ डेथ ऑफ दैट पेशेंट। नेक्स्ट है हैकर्स किस तरीके से एआई एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हैकर एआई एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इतने पावरफुल मलिशियस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन करते हैं, और बहुत इजीली नेक्स्ट जिस चीज़ को वो हैक करना चाह रहे होते हैं या जिस चीज़ को उन्होंने पॉइंट किया हुआ होता है वहाँ पे वो अटैक कर देते हैं। जॉब लॉसेस, जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, कि एआई की वजह से बहुत सारी फील्ड्स में जॉब्स की कमी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी ह्यूमंस को मशीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स। अभी मैंने कहा है कि ड्राइवरलेस कार, यानी मीन्स अगर कहीं पे कोई पर्सन है और जिसने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो वो ड्राइवर को वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, ड्राइवर को वहाँ से निकाल देंगे, वो कार ही इस तरीके से ले आएंगे कि जी सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, वो एक डिसएडवांटेज है, बट ये चीज़ जॉब लॉसेस का भी सबब बन रहा है। इसी तरह बिजनेसेस में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर्स, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे लोग अपनी जॉब को लॉस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। एक और लास्ट पॉइंट आपकी जो गिवन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ह्यूमंस कम्प्लीटली एआई पे जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो अपनी, उनकी जो ह्यूमंस की अपनी क्रिएटिविटी है, ह्यूमंस की अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये एक और डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेज, unexpected behavior of AI system can result having negative impact on individuals and society as well। ये तो सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। लास्ट पॉइंट कि अगर एआई एल्गोरिदम एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर देता है तो वो आपकी पूरी सोसाइटी, इवन खुद ह्यूमंस के अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, इवन दैट लीड्स टू डिज़ास्टर, ठीक है। डिज़ास्टर्स ही कॉज होंगे, ऑब्वियस बात है। जब एआई एल्गोरिदम प्रॉपर काम ही नहीं कर सकेगा तो ईच एंड एवरीथिंग जिस फील्ड में या जिस जगह पे एआई को यूज़ किया जा रहा है, ऑब्वियस बात है वहाँ पे डिज़ास्टर्स ही कॉज होंगे। ये हैं कुछ एआई के डिसएडवांटेजेस, लेकिन एआई ने हमें कुछ
एडवांटेजेस भी प्रोवाइड किए हैं हमारी सोसाइटी को। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक डिस्कस होने वाला है एआई के एडवांटेजेस को लेके। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करने लगी हूँ एआई एल्गोरिदम के। एआई एल्गोरिदम जहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के साथ हमारे सामने अपीयर हुआ है, बहुत से एडवांटेजेस को भी लेकर हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में हेल्पफुल साबित हुआ है। बहुत सी इश्यूज़ को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जिनको इजीली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं सॉल्व कर सकते थे, वो एआई ने करके दिया है, वो एआई एल्गोरिदम्स ने करके दिया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करने लगी हूँ, उसमें सबसे पहला आपका एडवांटेज है एआई बेस्ड सिस्टम मेक करेक्ट डिसीजंस एंड हेल्प अस इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एआई का पहला, मैंने हर एडवांटेज के कुछ बोल्ड पॉइंट्स लिख दिए हैं, और पहला बोल्ड पॉइंट है कि एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके देती है। किस तरीके से? डिसीजंस करेक्ट डिसीजन करती है और बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगी। इस तरीके से क्या होगा, यूज़र्स के लिए उनकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्लस एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला प्रोडक्ट आपको बना के देगी, अपने सिर्फ अगर वो डिसीजंस राइट कर लेती है तो। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एआई सिस्टम यूज्ड इन हॉस्पिटल्स में जब यूज़ होगी तो किस तरीके से यूज़ करेंगे कि जी ये डायग्नोस भी करके देगी प्लस ट्रीटमेंट भी करके देगी ऐसी डिजीज़ का जो अर्ली स्टेज पे हो। अर्ली स्टेज से मुराद अभी वो क्या कहते हैं, डिज़ीज़ किसी पेशेंट की बॉडी में उसका स्टार्टिंग पीरियड चल रहा हो, यानी कि अभी सिर्फ वो डायग्नोस हुई हो, अभी वो पीक लेवल पे नहीं जाती। जैसे कोई कैंसर पेशेंट हो, ठीक है, और स्टार्ट में ही उसकी ये डिज़ीज़ डायग्नोस हो जाए तो वो किसके थ्रू डायग्नोस होगी? एआई के थ्रू। और फिर वो एआई उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के बाद उसको बेटर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करके देगा। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ क्या कर रही हैं, वो एआई एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए अपनी कंपनी की उनके डिज़ाइंस को हेल्पफुल बना रही है, उनकी क्वालिटी, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है एआई। नेक्स्ट, हेल्प इन ट्रैवल भी कैसे हेल्प कर रही है जी स्टूडेंट्स? एआई एल्गोरिदम ट्रैवलिंग वालों को भी और ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी शॉर्टेस्ट रूट ड्राइवर्स को इन्फॉर्म करती है और उनको बताती है कि नेक्स्ट ट्रैफिक जो है, यानी कि वो किस रूट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक कम है तो वो उस रूट को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। मतलब उनका टाइम जो किसी जगह पे पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हो तो एआई एल्गोरिदम क्या करेगा, उस ड्राइवर को हेल्प आउट करेगा कि वो किस रूट को फॉलो अप करे, वहाँ पे ट्रैफिक भी कम है और रूट भी सेव है, ताकि वो सजेशन देगी, ठीक है, डिसाइड करके उसको बताएगी कि आप इस रूट को फॉलो अप करें और आप अपनी डेस्टिनेशन पे बहुत ईजीली पहुँच जाएंगे। ये एआई एल्गोरिदम हेल्प आउट कर रही है। सेकंड, इन्हेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इन्हेंस कैसे करती है जी? क्योंकि अपना डिसीजन करेक्ट करती है। फिर वही फर्स्ट वाली पॉइंट वाली बात आ जाती है इसके अंदर कि अपने डिसीजन की करेक्शन की वजह से उसकी मार्केटिंग, सेल लेवल और बहुत हाई हो जाता है, बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जब मार्केटिंग और सेल्स दोनों चीज़ें किसी भी कंपनी की इम्प्रूव होंगी तो इट्स मीन कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपिंग बेटर सॉफ्टवेयर। जी ऑब्वियस सी बात है, जब वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके हेल्प आउट करके आपकी उसको क्या कहते हैं, डिसीजंस को करेक्ट करके आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रही है, तो स्टूडेंट्स वो आपको बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, बेटर सॉफ्टवेयर, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और प्रीवियस सॉफ्टवेयर से चेंज टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर बिल्ड अप करके देती है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ एआई बेस्ड असिस्टेंट। ये मॉनिटरिंग कैसे कर रही है हमारी एक्टिविटीज़ को? कौन मॉनिटर कर रहा है? एआई किस तरीके से मॉनिटर कर रही है? जब हम अपने फ़ोन में यूज़ होने वाले, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, गूगल असिस्टेंट जैसी ऐप्स को या गूगल असिस्टेंट जैसी प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं तो हमारे कंप्यूटर को या हमारे ब्राउज़र को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये यूज़र, उसकी क्या डिमांड होती है डेली बेसिस पे, उसको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए होती है। क्योंकि गूगल असिस्टेंट समझ लें आपका एक पर्सनल, जिसे कहते हैं ना पर्सनल, आपका एक ऐसा पर्सन बन जाता है जो आपको हर चीज़ में हेल्प आउट करता है। तो वो सारी चीज़ें जब हमारे असिस्टेंट में सेव हो रही होंगी तो एआई
उन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। कैसे मॉनिटर करेगा? हमारी उन ब्राउजिंग हिस्ट्रीज़ को चेक करके। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये इसी तरह साइबर अटैक्स होने से बचाती है एआई। ठीक है। लास्ट, इनेबल्स न्यू इनोवेशंस इन डेवलपिंग इंटेलिजेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और फिर वही बात आ जाती है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है इनोवेटिव और इंटेलिजेंट। ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर भी बना के दे रही है एआई। तो एआई के ये सारे एडवांटेजेस हैं और अभी हमने इसके कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। आप इन दोनों टॉपिक्स को जब आपस में कंपेयर करके रीड करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे बहुत ईजीली। अगर आप मेरा लेक्चर बहुत गौर से सुन रहे हैं तो इट्स मीन आप सिर्फ ये हेडिंग्स माइंड में रख लें जो मैंने भी बोल्ड करके लिख दी हैं, तो आप के लिए सेंटेंस को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। और फेडरल बोर्ड में चलता ही सारी आपकी क्रिएटिव राइटिंग है। तो अगर किसी स्टूडेंट की क्रिएटिव राइटिंग है तो हो ही नहीं सकता कि वो स्टूडेंट अगर लेक्चर सुनने के बाद लिखे और वो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो प्लीज़ क्रैमिंग पे मत जाइएगा, रट्टे में मत जाइएगा, और बस कॉन्सेप्ट को गौर से सुनने के बाद उसको ख़ुद कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा। क्योंकि फेडरल बोर्ड में अगर आप टॉपिक से रेलेवेंट अपनी इन्फॉर्मेशन को उनको अच्छे से लिख के दे देते हैं, आपको मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। ये फेडरल बोर्ड का सबसे गुड पॉइंट है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बाद हम अब कुछ एआई के पॉपुलर टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ साथ ही उसी टॉपिक के उसी टूल के एथिकल इश्यूज़ क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में इस टाइम पे 4 एआई टूल्स गिवन हैं। उन 4 एआई टूल्स को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ और उन एआई टूल्स को लेकर किस तरह के एथिकल इश्यूज़ रेज हो रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट और मोस्ट फेमस एआई टूल है दैट इज़ चैट जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेंड। ये किस तरह का एआई टूल है स्टूडेंट्स? ये एआई टूल बेस्ड है टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है। यूज़र्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से उनको किसी भी फील्ड से रिलेटेड, या आप ये कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर कोई भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी चीज़ का कोई आंसर चाहिए या किसी क्वेश्चन की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही वो उनको चाहिए, या उनको हिस्ट्री से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड क्या था, कुछ भी जिसमें उनको कोई क्वेश्चन देना है और आप चाहते हैं कि मुझे फ़ौरन से आंसर, जैसे गूगल प्रोवाइड करता है, ये एआई टूल भी इसी तरीके से करता है कि फ़ौरन से आप क्या करते हैं, अपना पूरा क्वेश्चन, अपनी पूरी लाइन, अपना जो भी आप उससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट बेस भेजते हैं। फ़ौरन से उसी चीज़ का आंसर ऑटोमेटिकली जनरेट होने के बाद आपको टेक्स्ट फॉर्म में, रिप्लाई की फॉर्म में आ जाता है। ये चैट जीपीटी का काम है कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करना टेक्स्ट की ही फॉर्म में, ये चैट जीपीटी का काम है। आप इससे कुछ भी, ठीक है, लिखवा सकते हैं, आप क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे मैंने अगर कोई ऐसे क्रिएट करवाना है तो मैं जस्ट चैट जीपीटी पे टॉपिक लिखूंगी और लिखूंगी राइट ऐसे ऑन दैट टॉपिक, फ़ौरन से पूरा ऐसे लिखा हुआ चैट जीपीटी के उस जो ब्लॉक है उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह मुझे कोई ईमेल लिखवानी है तो उसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू मैं वो भी लिखवा लूँगी। कोडिंग करवानी है तो वो भी मैं लिखवा लूँगी। मतलब आप ये कह लें कि जो भी टास्क आप से नहीं पॉसिबल हो रहा, आप चैट जीपीटी को वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिख कर दें और ऑटोमेटिकली वो चैट जीपीटी क्या करेगी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड, इसका नाम ही चैट इसलिए क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड है, वो आपको आंसर टेक्स्ट की बेस पे प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका एथिकल इशू भी है। चैट जीपीटी आपको हेल्पफुल तो बहुत है, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट तो करके दे देती है, लेकिन इसका एथिकल इशू ये है कि स्टूडेंट्स समटाइम्स इट्स लीड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन, cheating and plagiarism in school and universities that can have negative impact on teaching, learning process and assessment of student work. मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेट्स सपोज, और मैं कोई टॉपिक लिख के ले जाती हूँ चैट जीपीटी की हेल्प से। इसी तरह मेरी क्लास में 3-4 और स्टूडेंट्स भी हैं जो चैट जीपीटी की हेल्प को लेते हुए उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं उससे। इट्स मीन
हम जो सेलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है और उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से फैच किया है, हम सब स्टूडेंट्स की क्या करेगी, इंफॉर्मेशन या आंसर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच हो रहे होंगे। वहाँ पे इशू आ जाएगा प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म का मतलब है कि चीज़ को जब कहीं से फैच किया जाता है, कॉपी किया जाता है, तो सामने वाले से बहुत सारे लोग थीसिस में प्लेजरिज्म को थीसिस लिखने के बाद डिलीट करते हैं। क्यों डिलीट करते हैं, उस प्लेजरिज्म को क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि उनका थीसिस वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। इट्स मीन कि वो ऐसा लिखा हुआ टेक्स्ट है जो कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। उस पर्सन की अपनी क्रिएटिविटी नहीं है वहाँ पे, उस पर्सन की अपनी थिंकिंग स्किल नहीं चल रही, वो कहीं से इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा है और देन कॉपी पेस्ट कर रहा है। चैट जीपीटी का बेसिक काम यही हो रहा होता है कि आप उसको क्वेश्चन दे रहे होते हैं, वो आपको आंसर लिख के दे रहा होता है। इसी तरह मल्टीपल स्टूडेंट्स अगर उसी क्वेश्चन को उसी तरह चैट जीपीटी में लिख के देते हैं और आंसर ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, कॉपी। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ हो जाती हैं किसी एक ही क्वेश्चन की। तो इट्स मीन वहाँ पे चैट जीपीटी की जो प्राइवेसी है या जो उसकी सिक्योरिटी है, वो वहाँ पे जो है बायस इश्यूज़ मतलब मल्टीपल, जब रिजल्ट या मल्टीपल आउटपुट्स देगी तो वहाँ पे चैट जीपीटी का मेजर इशू स्टार्ट हो जाएगा। दैट वन इज़ द वन एथिकल इशू रिलेटेड टू चैट जीपीटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रामरली एआई टूल कौन से स्टूडेंट्स हैं? वो टूल है जो आपके लिखे हुए टेक्स्ट के स्पेलिंग्स को करेक्ट करके देगी, प्लस आपके लिखे हुए टेक्स्ट में से ग्रामर की अगर कोई मिस्टेक है उसको फाइंड आउट करके देगी। ये एआई टूल सबसे बेनिफिट है डॉक्यूमेंट्स राइटिंग के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे राइटिंग स्किल्स हों और उन राइटिंग स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना हो, वहाँ पे आप इसको एआई टूल को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस एआई टूल को आप समझ लें, आप यूज़ करते हैं। ये एआई टूल क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, आपके लिखे हुए टेक्स्ट को चेक करने के बाद उस डाटा के अंदर अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग हो उसको फ़ौरन से ठीक करके दे देता है, और अगर उस पूरे लिखे हुए टेक्स्ट में या डॉक्यूमेंट में कहीं पे ग्रामर की मिस्टेक है उसको भी ठीक करके देता है। बट स्टूडेंट्स, इस एआई टूल के साथ भी एक इशू है, और वो इशू क्या है स्टूडेंट्स के, ये आपको ये टूल परफेक्टली काम बिल्कुल नहीं करता। समटाइम्स डॉक्यूमेंट में इश्यूज या समटाइम्स डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स को ठीक नहीं करता, ये करेक्ट करके नहीं दे सकता। इनएक्यूरेसी इशू है। ठीक है, जो एथिकल इशू है उसका नाम आप क्या कह सकते हैं, इनएक्यूरेसी इशू। इनएक्यूरेसी इशू का मतलब है कि ये आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट में ठीक है, ये डिफाइंड तो ये है कि ये स्पेलिंग भी करेक्ट करके देगा और ये ग्रामर को भी ठीक कर देगा, लेकिन ये टूल 100% काम नहीं करता। ये समटाइम्स इनएक्यूरेसी अपने आपके गिवन डॉक्यूमेंट में ज़रूर शो करता है। समटाइम्स आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे मिस्टेक होती है, ये फाइंड नहीं करता, या समटाइम्स आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है और ये फाइंड करके नहीं देता। तो वहाँ पे इसका एक इशू रेज होता है, दैट इशू इज़ इनएक्यूरेसी इशू। और इसका मतलब है कि ये टूल आपकी मैनुअल प्रूफ रीडिंग कौन सी रीडिंग होती है, वो रीडिंग जो आपने खुद करनी होती है। किसी को डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आपको खुद डॉक्यूमेंट को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एआई टूल आ तो गया है, आपकी उस डॉक्यूमेंट की रीडिंग को कर तो देगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है, आपको 100% आंसर प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए आपने मैनुअली प्रूफ रीडिंग ज़रूर करनी होती है। इट्स मीन दैट टूल इज़ नॉट रिप्लेस योर मैनुअल प्रूफ रीडिंग। आपके पढ़े बगैर आपका डॉक्यूमेंट आप नहीं उसको कह सकते कि ये बिल्कुल 100% ठीक है। मतलब आप ग्रामेटिकली इस टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको इस पर डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक आपको ज़रूरी नहीं है कि फाइंड करके देगा। नेक्स्ट आपका एआई टूल है, दैट इज़ लोवा एआई टूल। लोवा एआई, जी स्टूडेंट्स, ये टूल किस तरीके से काम करता है? लोवा एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, बहुत फेमस है। दैट टूल, इसका छोटा सा ये जो ब्रीफ है इसी को मैं एक्सप्लेन इसके बाद करने वाली हूँ। दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट इनटू स्पीच। इट्स मीन आप इसमें इंफॉर्मेशन को लिख के देंगे, टाइप करके देंगे, और वो आपकी टाइप की हुई इंफॉर्मेशन को स्पीच में कन्वर्ट करके देगा, मतलब आपको बोल के उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स किस तरीके से स्पीच करेगा, इट्स मीन ये उसके अंदर स्पीच जनरेटर, ठीक है, स्पीच जनरेटर लगा देगा और वो आपकी ऑनलाइन टेक्सटिंग को कन्वर्ट कर देगा उस स्पीच के अंदर। ये स्टूडेंट्स टेक्निक जो है दैट इज़ 500 हाई क्वालिटी वॉइसेस, यानी कि 500 वॉइसेस के अंदर प्लस 100 लैंग्वेजेस। बहुत अवार्ड बेस्ड एआई टूल है, इसको अवार्ड भी मिला है अपने इसी काम के अंदर कि 500 इसके अंदर वॉइस, ठीक है, रिकॉर्ड हो सकती हैं। जिस वॉइस में भी आपने अपनी टेक्स्ट को कन्वर्ट करवाना है ये आपको 500 वॉइसेस का ऑप्शन देता है, ठीक है। इसके अलावा 100 लैंग्वेजेस, इसका मतलब है आपने अपने लिखे हुए टेक्स्ट को किस लैंग्वेज में लिखवाना है और इसके बाद उस लैंग्वेज को किस चीज़ की आवाज़ देनी है उसमें भी कन्वर्ट करके देता है लोवा एआई। जब आपको ये इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इतना फैसिलिटेट कर रहा है किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रीवियस जो एआई टूल्स थे वहाँ पे कुछ एथिकल इश्यूज़ थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एथिकल इश्यूज़ रेज हो जाते हैं। जब आपको ये यूज़र को इतना एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है तो इस टूल को हैंडल करने के डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। यानी कि किस तरीके से डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो मिसलीड हो सकता है, वो मिस हैंडल्ड हो सकता है। लेट्स सपोज आपने अपना टेक्स्ट लिखा है और मैं क्या करती हूँ कि मैं आपके लिखे हुए टेक्स्ट को उसकी लैंग्वेज भी चेंज कर देती हूँ, वॉइस भी चेंज कर देती हूँ, ठीक है, वॉइस भी चेंज कर देती हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो डाटा लिखा हुआ आपका है लेकिन और कन्वर्ट भी आप ही नहीं करवाया हुआ है। अपने लेट्स सपोज आप ही अपने लिखे हुए टेक्स्ट पे मल्टीपल लैंग्वेजेस भी अप्लाई कर रही हैं और वॉइसेस भी अप्लाई कर रहे हो लेट्स सपोज, लेकिन मुझे भी कहीं से वो टेक्स्ट आपका मिल जाता है और मैं भी क्या करती हूँ उसके ऊपर अपनी अकॉर्डिंग वॉइस और अपने अकॉर्डिंग कोई लैंग्वेज सेट करके मैं भी उस टेक्स्ट को अपने नाम से पब्लिश कर सकती हूँ। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की आती है, डेवलपर की, कि डेवलपर जब डाटा को कलेक्ट करता है तो वो एटलीस्ट उस पर्सन के डाटा को प्राइवेट रखे, उसकी उस डाटा की प्राइवेसी को ब्रेक डाउन ना होने दें। इट्स मीन आपका डाटा अगर मिसलीड हो जाता है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है डेवलपर की, क्योंकि डेवलपर आपके डाटा की कलेक्शन कर रहा होता है। जो चीज़ आप टेक्स्ट लिख फॉर्म में उस सॉफ्टवेयर में डाल रहे होते हैं उसके बैक एंड पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो उस सॉफ्टवेयर का या उस एआई टूल का डेवलपर है। तो वो आपके लिखे हुए टेक्स्ट को फुल प्राइवेसी प्रोवाइड करे। अगर प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपका लिखा हुआ डाटा या आपका पर्सनल डाटा मिस हैंडल्ड हो जाएगा, मिसलीड हो जाएगा। सेकेंड आपका क्या है जी, दैट सिस्टम शुड बी अनबाइस्ड। अनबाइस्ड बोलते हैं स्टूडेंट फेयर, कि आपका जो एआई, अनबाइस्ड के लिए मैं वर्ड यहाँ पे लिख देती हूँ फेयर, ठीक है, कि जो आपका एआई सिस्टम है वो फेयर डिसीजन करने वाला हो। वो इतना द ट्रेनिंग डाटा यूज्ड फॉर डेवलपिंग द वॉइस ऑफ एआई सिस्टम शुड बी फेयर, वो बिल्कुल अनबायस्ड हो। उसमें ये नहीं कि दो तरह का डिसीजन हो, नो, उसके अंदर एक फुल फ्लेज डिसीजन हो और वो उसी टाइम पे उस एआई जो है उस लिखे हुए टेक्स्ट को डिसाइड करे, उसको रीड करे और आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दे जिसमें आप चाह रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाह रहे हैं या जिस वॉइस में आप चाह रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है डेवलपर शुड बी ऑनेस्ट। वही पहले पॉइंट वाली बात आ जाती है कि ये टूल ऐसा है जो सारा, जिसका आप कह देना कि बैक एंड जो पॉइंट है वो डेवलपर की तरफ जा रहा है, कि डेवलपर शुड बी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ देयर एआई बेस्ड एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंसी। इम्प्लीमेंट ट्रांसपेरेंसी इट्स मीन कहीं से कोई डाटा कॉपी पेस्ट ना हुआ हो, बिल्कुल जो डाटा हो वो ट्रांसपेरेंट हो, कोई चीज़ उसके अंदर हिडन ना हो। आपका जो भी एआई एल्गोरिदम आप अपने स्लोवा एआई टूल के पीछे अंदर यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंसी, दैट शुड बी शोन यूर ट्रांसपेरेंसी। Next, students, AI tool that creates new content such as videos, audios। जब वो आपको इतने म्यूज़िक, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑडियोज़, वीडियोस, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, अगर लेट्स सपोज डेवलपर जो है, सॉरी, जो हम यूज़र्स हैं लोवा एआई टूल के अंदर, अगर हम अपनी मर्ज़ी के ऑडियोज़ वीडियोस बनवा रहे हैं तो वहाँ पे कॉपीराइट इशू बहुत ज़्यादा होता है। इट्स मीन आपके किए हुए काम को बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं।
आपके लिखे हुए टेक्स्ट को किसी और ज़ुबान में या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये लिख देंगे कि जी हमने इस चीज़ को बनाया है या हमने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है, तो वहाँ पे इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक एथिकल इशू रेज़ हो जाता है कि कॉपीराइट इशू हो जाता है। आपकी कंटेंट को कोई और पर्सन यूज़ कर लेता है और अपना नाम दे के यूज़ कर लेता है। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ पीपल, कि एआई सिस्टम जो है it is responsibility of developer to ensure that the voice AI system are designed for the benefit of people, do not harm anyone। कि AI सिस्टम जो वॉइस आपको यानी कि जो स्पीच आपको कन्वर्ट करके दे रही है, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पीच या वो AI बेस्ड जो वॉइस है वो ह्यूमंस के या लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ की जाए, ना कि लोगों को हार्मफुल प्रोवाइड, ना कि लोगों को हार्म करे। ठीक है, ना कि लोगों के लिए हार्मफुल साबित हो, इस तरह की स्पीच या इस तरह की वॉइस बनाई जाए। उसको पॉजिटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए, उसको नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपका लास्ट एआई टूल है, दैट इज़ योर वर्चुअल असिस्टेंट। जी स्टूडेंट, योर नेक्स्ट एंड लास्ट एआई टूल इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आजकल तो फ़ोन आप स्टूडेंट्स बच्चों के हाथ में दें तो वो जी सबसे पहले आपको इस टूल को यूज़ करके बताएंगे। होता क्या है ये टूल, इसमें आप इसकी बेस्ट बात यह है कि ये ऐसा टूल है जो ह्यूमंस लैंग्वेज को बहुत इजीली अंडरस्टैंड करता है। ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा और आपको आंसर भी उसी फॉर्म में दे देगा। ठीक है, आप इस वर्चुअल असिस्टेंट को यूज़ करके, लेट्स सपोज मेरे फ़ोन में कोई असिस्टेंट है और मैं उसको कह रही हूँ कि जी मेरे लिए फ़ोल्डर खोल के दिखाएं या कॉल लॉग में जाके फ़लाँ पर्सन को कॉल में ला के दें, तो ये गूगल असिस्टेंट उसी तरह फ़ौरन से काम करता है कि जैसे ही मैंने उसको कमांड दे दी है और मैंने उसको स्पीक किया, मैंने उसको बोला है कि जी ओपन माई कॉन्टेक्ट लिस्ट एंड कॉल टू पर्सन। ठीक है, उस पर्सन का नाम लेके मैं उसको कह दूँगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे फिंगर्स को प्रेस किए बगैर फ़ोन क्या करेगा, उस कमांड को, यानी कि ये वर्चुअल असिस्टेंट क्या करेगा, मेरी उस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके उस पर्सन का जिसका मैंने नाम लिया हुआ है उसको कॉल मिला के डायलिंग पे डाल देगा। ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके उसी तरीके से एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इसको आप बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। एलेक्सा, सीरी, कोराटाना, ये कुछ आपके वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जैसे सीरी है, इसको एप्पल प्रोवाइड कर रहा है, एलेक्सा इसको अमेजोन ये प्रोवाइड कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट उसका जो वर्चुअल असिस्टेंट है दैट इज़ कोराटाना। ये आपकी डेली बेसिस के टास्क को सॉल्व करने में यह हेल्प आउट प्रोवाइड करता है। कोई भी क्यूरी है, कॉल्स हैं, लेट्स सपोज आपकी बुक में एग्जांपल है मेकिंग फ़ोन कॉल्स, यूजिंग सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस, मेकिंग प्लेइंग म्यूज़िक, मेकिंग परचेजेस, मेकिंग सर्च क्यूरीज एंड क्रिएटिंग ईमेल्स। मैं अपने गूगल असिस्टेंट से कहूँ या वर्चुअल असिस्टेंट से कहूँ कि जी ईमेल राइट कर दें और ईमेल एड्रेस खोल के पर्सन का नाम लेके कि उसको सेंड कर दें, ये सारा काम कर देगा, मेरी सारी क्यूरीज़ को सॉर्ट करके देगा। अगर गूगल पे मुझे कुछ सर्च करना है तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट को कहूँगी कि गूगल पे जाए और उस ब्राउज़र में जाके इस वर्ड की मुझे हिस्ट्री निकाल के दे या इस वर्ड का मुझे मीनिंग निकाल के दे। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट बिल्कुल उसी तरीके से मेरी लैंग्वेज को समझेगा और उसी तरीके से एक्शन परफॉर्म करके मुझे आउटपुट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देगा। मुझे फ़ोन पे उसको बता देगा कि ये आपने चीज़ कही थी। आप ये कह लें कि ये आपके लिए बिल्कुल ना एक क्या कहते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी बन जाता है। जैसे पर्सनल सेक्रेटरी जिसको आपकी सारी बायोडाटा पता होता है कि जी सुबह आपकी कहाँ मीटिंग है, सुबह आपने क्या करना है, आप किस टाइम पे नाश्ता कर रहे हैं, किस टाइम पे क्या आपको देखना है, पढ़ना है या सर्च करना है, ये आपका सेक्रेटरी बन जाता है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट। अब स्टूडेंट्स इस वर्चुअल असिस्टेंट आपको जब इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कुछ एथिकल इश्यूज आ जाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट को भी यूज़ करने से। वो किस तरह के इश्यूज हैं?
यूज़र्स अब यूज़ तो कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स विचुअल असिस्टेंट पे जब अपनी कमांड्स दे रहे होते हैं तो वो विचुअल असिस्टेंट उन कमांड्स को एक्चुअली में सेव कर रहा होता है, ठीक है, वो स्टोर कर रहा होता है। लेकिन यूज़र्स को नहीं पता होता कि आपका विचुअल असिस्टेंट अपनी इस इंफॉर्मेशन को जो आप उससे बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और वो आपको आंसर दे रहा है, वो ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे आपका मेजर इशू आप कह सकते हैं कि आता है कि आपके डाटा कहाँ सेव हो रहा है, आया कि वो सिक्योर है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ कहाँ किस पर्सन पे आ जाती है, डेवलपर पे, कि डेवलपर को आपके साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है, डेवलपर को ट्रस्टवर्दी होना पड़ता है, उसको आपके इस डाटा को सिक्योर करना, उसको प्राइवेट रखना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके उस डेवलपर की है जिसने इस वर्चुअल असिस्टेंट को बनाया है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, हम तो बस कमांड्स दे रहे हैं और वो उस तरीके से एक्शन परफॉर्म करा रहा है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन या मेरा काम वो कहाँ स्टोर कर रहा है, कहाँ सेव कर रहा है, ये मुझे नहीं आइडिया होता, ये मुझे नहीं पता होता। ये सब कुछ किसको पता है, आपके इस वर्चुअल असिस्टेंट के डेवलपर को पता होता है। अब उस डेवलपर का काम है कि वो मेरी चीज़ को सेव करके रखे, उसको मिस यूज़ ना करे, ठीक है, और वो ऐसा ना हो कि मेरे लिए हार्मफुल बन जाए। मैं तो डेली बेसिस पे पॉजिटिव कामों के लिए उसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा वो डाटा जो है वो प्राइवेट नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, वो डाटा मिस हैंडल्ड हो रहा है या मिस यूज हो रहा है। तो ये आपका एक एथिकल इशू है जो वर्चुअल असिस्टेंट को फेस करना पड़ता है। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ आज के लेक्चर का मैं करूँगी एंड, और यहाँ पे इस यूनिट 5 का आपका फर्स्ट टॉपिक, दैट टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंट एरियाज़ ऑफ एआई, कि एआई अपने किन एरियाज़ में यूज़ होती है। जब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।